सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीएचएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम लेकर आए हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसकी थ्योरीज के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल हल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। देखिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए सीएचएस जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो भी मैथ स्ट्रीम से, वो यहाँ पे उनके लिए ये सब्जेक्ट है। वैसे बायो वालों के लिए भी फिजिक्स तो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैथ में अपना मैथ आ जाएगा, ये जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। बायो में बायो होता है, वो होता है अलग। बाकी अपन इन दोनों में रहता है कॉमन। क्या कॉमन रहता है? फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री के बाद अपना ये हिंदी हो गया, और अपना इंग्लिश हो गया, और जीके हो गया। ये होता है कॉमन। तो आपको समझ के रखना है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैथ वालों के लिए मैथ तो ख़त्म कर दिया हमने, सारी वीडियो हो चुकी हैं। अब बायो के लिए जो बायो है उसके लिए पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जीके सभी का पीडीएफ दे दिया अपने ब्लॉग पोस्ट पे। आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो सीएचएस के किताब के लिए है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश की तो भी छोड़ देते हैं, और जीके की बात तो रहने ही देते हैं, वो आप पढ़ लेंगे धीरे धीरे देखते हुए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स पहले हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हमने फिजिक्स के लिए कुछ वीडियो बनाई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मुझे तो पसंद नहीं आए उनको बनाते हुए, ठीक है। तो मज़ा उतना नहीं आया, तो क्योंकि थ्योरी अकेले पढ़ना था और वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही वीडियो बनाई है, तो वो तो रही उनकी बात, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और बाकी रही अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये क्लास 9th। देखिए क्लास 9th की जो बुक रही है आपके पास, मेरे पास अरिहंत की है, आपके पास राजीव की हो सकती है, या फिर एनसीईआरटी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मनोहर रे की भी होती है। तो जो भी आपके पास किताब है उसी किताब से आप पढ़ेंगे। अब इसके जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम यहाँ पे हल करेंगे, और उसके साथ आपके फार्मूले और जो बेसिक थ्योरी है वो तो पता ही चलती रहेगी, उसमें कुछ अलग तो है नहीं कि कुछ विशेष अलग से बताया जाएगा। हाँ, अलग से उसको बताने लगेंगे तो बोरिंग तो होगी, बहुत नींद आएगी। तो अपन यहाँ पे सवाल हल करते रहेंगे और धीरे धीरे वो भी पता चलता रहेगा। तो आज हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो कि है अपना मोशन यानी कि गति। तो गति में 2-4 सूत्र प्रयोग में आते हैं, ठीक है, और उन्हीं सूत्रों पे आधारित 2-4 प्रकार के सवाल रहते हैं। तो बस उनको देख लेना है और बस हो गया काम खत्म इसके लिए। तो अब यहाँ पे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 1 से जो अपने पास है। प्रश्न बहुत आसान सा है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि व्यक्ति किसी सीधी रेखा पर ए से बी की ओर 300 मीटर जाता है और बी से ए की ओर पुनः 60 मीटर चलकर सी पर पहुंच जाता है। व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सी सवाल है, उसको समझना है हमें। सवाल में कहा गया ये कि व्यक्ति ए से चल करके बी तक जाता है, ये अपना 300 मीटर गया। उसके बाद फिर कहा गया कि बी से ए की ओर, बी से अब ए की ओर लौट रहा है और सी पर पहुंच जाता है 60 मीटर चलने के बाद। 60 मीटर वापस लौट आया, इधर से इधर गया फिर 60 मीटर लौट आया। अभी यहाँ पे पहुंच गया, ये सी पे है। अब इस स्थिति में हमको ये बताना है कि इसकी दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो छोटी सी बात, एकदम सिंपल सी बात, देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब इन दोनों में मतलब पहुंचने के लिए आपको कुल कितने चलना पड़ा, तो ये 300 गए फिर 60 भी गए, 300 गए प्लस 60 गए, तो अपन कितना हो गया दूरी, 360 मीटर हो गया। और विस्थापन की बात होती है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही होती है अपना विस्थापन। तो अपन 300 गए थे, उसमें से 60 कम कर दिया तो कितना है, 300 माइनस 60 किया तो कितना मिल गया, 240 मीटर। तो ये क्या मिल गया, अपना विस्थापन हो गया। बहुत आसान सवाल थी। इसी पे आधारित एक और प्रश्न हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे किसी पत्थर को, ये ज़मीन हो गई अपना, ठीक,
एक ज़मीन बना देते हैं थोड़ा सा लगने लायक। ये पेड़ हो गया, ये घासें हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन हम खड़े हो गए हैं, ये खड़े हो गए, तो यहाँ से हमने एक पत्थर या फिर ज़मीन से उठाया, पत्थर फेंका ऊपर की ओर, कुछ ऊपर गया, यहाँ पर पहुँचा, उसके बाद नीचे गिराया, फिर से वही अपनी पुरानी स्थिति पे गिराया। तो ऐसे में आपसे पूछा जाए कि इसका विस्थापन क्या हुआ, तो जहाँ से चला था वहीं पे फिर पहुँच आया। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह है, इस वजह से कहा जाएगा विस्थापन क्या है, 0 है। 0 मीटर कह सकते हैं, सेंटीमीटर कह सकते हैं, फिर अब 0 अकेले कह देंगे। दूरी की बात हो गई तो दूरी तो अलग बात हो गई, दूरी बहुत लंबा चला, ये भी चला, दुगुना चला, लेकिन जब विस्थापन की बात हो गई तो 0 हो गई। इसी प्रकार की एक और सवाल हो सकती है कि एक वृत्ताकार मार्ग हो जाए, ठीक है, ये मार्ग हो जाए, अब यहाँ से, ठीक है, ये चले और गोल के फिर वहीं पहुँचाए, तो ऐसे में दूरी क्या होगी, त्रिज्या अगर r रखी जाए तो चलिए दूरी क्या होगी, दूरी हो जाएगी 2 पाई r, और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, कितना, जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँचे तो विस्थापन 0। मान लीजिए वो आधी दूरी पे पहुँचा है, ठीक है, ये तो r रहेगा ही, तो अभी यहाँ पे 2 पाई r था, इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से चल करके आधी दूरी पे पहुँचा है। अब ऐसे में दूरी कितनी होगी, ऐसे में दूरी कितनी होगी, तो ऐसे में जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी पाई r, 2 पाई r का आधा पाई r, और विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कितनी दूरी है, 1r प्लस 1r बराबर 2r। विस्थापन आपके पास हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा कितना, 2r। तो ये रहा कुल मिला के पूरा हिसाब इसमें का। अब ये जो सवाल है, एक आगे एक प्रश्न है, अब इस सवाल को आप स्वयं करेंगे, खुद करने का प्रयास कीजिए, कर पाएंगे आप, ठीक है। वीडियो को रोक देते हैं, रोक लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा, आगे फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। अब आगे वाली जो सवाल है उसको देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगाता है, यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे सवाल को बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, बट यहाँ पे चलिए इसको हल करने की कोशिश कर ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा हिसाब, ठीक है। तो बात इतनी सी आ रही है, जो समय लग रहा है वो 20 मिनट, तो यहाँ पे ऑफिस पहुँचने में 20 मिनट लग रहे हैं, दूरी जो अपनी हो रही है वो क्या है, 4 किलोमीटर की है, और जो चाल होगी, चाल कहते हैं या फिर औसत गति कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, एक ही बात काम करती है। तो औसत चाल या फिर कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी है 4 किलोमीटर और कुल समय है 20 मिनट। अब यहाँ पे हमको समझने वाली बात इतनी सी है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाया जाता है या फिर मीटर प्रति सेकंड में दिखाया जाता है। आप किलोमीटर प्रति मिनट में भी दिखा सकते हैं, पर वो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दिखाते हैं क्योंकि घंटे वाला हिसाब तो यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा है। तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 20 गुणित 60, 20 गुणित 60 सेकंड। 2 जीरो ऐसे काट देते हैं, 2 दूनी ये 4 होता है, 2 से काटते हैं 3। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, कुल मिला के 1/3, सॉरी यहाँ पे देखते हैं 1/3 ये मिल रहा है, और सॉरी 1 जीरो तो छूट ही गया, 10/3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 20 रहता तो 10/3 मिल रहा है, जो हम कह सकते हैं 3.3 भाग देने के बाद ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। और इसमें और भी सवालें आपसे पूछी जा सकती हैं, थोड़ी सवाल लंबी हो जाएगी, छोटी हो जाएंगे, बट काम तो वही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ से और आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा और समझ लें, आपसे पूछा जा सकता है कि औसत चाल अभी पूछा गया, औसत वेग भी पूछा गया, जो कुछ भी रहेगा सब एक ही समानता के रूप में काम करेंगे।
जैसे मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई, और 30 किलोमीटर की अगली जो दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई। ऐसे में औसत चाल हमको ज्ञात करनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है अपना 30 प्लस 30 है, कुल समय कितना है 40 20 60। भैया ये चाल है, समय नहीं है, तो हमको पहले समय निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हो गई, दूरी 30 और चाल कितनी होगी 40। तो 30 बटे 40 प्लस, ये ज़्यादा कबाड़ कर रहा हूँ, दूसरा तरीके से समझते हैं। ये पहली दूरी हो गई, ये पहला चाल हो गया, और पहला जो समय है वो क्या मिला, समय बराबर दूरी बटे चाल, 3 बटे 4। दूसरा जो समय हो गया वो क्या हो गया 30 बटे 20, यानी कि 3 बटे 2। ये सब घंटे में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सब घंटे वाला हिसाब चल रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल समय हमको मिल जाएगा, क्या है 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 2, एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 3 रहेगा प्लस 2 दुनिया 4 है, तो 3 दुनिया 6, 6 3 9 बटे 4। तो यहाँ पे तो हो गया कुल समय कितना बच गया 9 बटे 4 घंटे। तो हमको तो निकालना था क्या कि औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 30 प्लस 30 किलोमीटर, कुल समय कितना है 9 बटे 4। तो 30 तो हो गया अपना 60, 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे गुणते 9 हो जाएगा। 3 से काटने पर 3, यहाँ पे 20 आएगा, 20 भैया हो जाएगा यहाँ पे अपना 20 चौके 80 हो जाएगा, 80 बटे 3। अब ये क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, तो ये बदल जाएगा। तो औसत चाल और औसत दूरी दोनों यही सब कुछ रहेगा और ऐसे ही काम चलेगा, इनमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। और अब त्वरण संबंधी सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है, कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल प्राप्त कर लेती है। स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल प्राप्त कर लेती है, वो अंतिम चाल हो गई है। ऐसे में हमको इसका ज्ञात करना है त्वरण। तो सवाल में थोड़ा सा दम है और बहुत आराम से हम इसको समझेंगे। तो चलिए बात को समझते हैं। ये अपनी पटरी हो गई, यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन लंबी सी है वो निकलती है। जब यहाँ से चलना शुरू किए तो यू इसका प्रारंभिक वेग कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु की जब गति करना शुरू करती है, जिस समय इसका वेग पहली बार कैलकुलेट किया जाता है, उसको प्रारंभिक वेग कहा जाता है, उसको यू से दिखाते हैं। और जो दूसरी जगह, जो अंतिम जगह हम मतलब यहाँ से शुरू किए, यहाँ पे ये खत्म, हम गिनना खत्म कर रहे हैं, ट्रेन तो आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो इसका अंतिम वेग होता है। तो इस अपनी रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट के समय लगा, 10 मिनट का समय लगा है, और रेलगाड़ी 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्थिति में हमको ज्ञात करना है इसका त्वरण क्या है। तो त्वरण का एक सूत्र होता है, बहुत ही प्यारा सा सूत्र होता है। त्वरण को पहले बात तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो त्वरण के बारे में कहते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन क्या है, वेग में अंतर, ठीक है। तो v माइनस यू, ये वेग में अंतर हो गया। समय दर, समय दर मतलब जो समय रहेगा वो डेल्टा टी नीचे रहेगा। तो ये हो गया a बराबर v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये वेग परिवर्तन की समय दर हो गई। अभी यहाँ पे बस इतना हमको निकालना है। त्वरण क्या है 40 माइनस 0, और समय कितना है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, इसको किलोमीटर घंटे में बदल देते हैं और इसमें हम गुणा कर देते हैं 1/60 से, तो मिनट बदल जाएगा घंटे में, ठीक है। 1/60 से गुणा करेंगे तो मिनट बदल जाएगा घंटे में। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के कितना काम
यहाँ पे 10 गुणते 1/, और यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड में निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप किलोमीटर प्रति घंटे में बजाय मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी त्वरण होता है वो मीटर पर सेकंड में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा को उसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। अपना v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, u के बराबर तो 0 है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम 40 में गुणा कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5 बटे 18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया है, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया है। 10 मिनट में 10 से गुणते 60 कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा, ये सेकंड में बदल जाएगा। और यहाँ पे हम निकालेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो v तो बराबर हो गया अपने ये 40 गुणते 5 बटे 18 और माइनस 0 रह जाएगा तो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। डेल्टा टी बराबर अपना 600 मिल गया, यहाँ पे 600 मिल गया है। तो 0 हटा ही देते हैं, 18 नीचे चला जाएगा तो हमको 40 गुणते 5 बटे 18 गुणते 600 ये मिलेगा। 0 काटते हैं और बस थोड़ा बहुत और कट जाएगा। 4 पंजे 20 होता है तो यहाँ पे 0 और काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 9 हो जाता है और 9 छक 54 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बन जाएगा अपना त्वरण। तो ये रहा अपना त्वरण बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने आंकिक प्रश्न स्क्रीन पे लगा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे हम और भी सवाल बताने वाले हैं तो इन सवालों को आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी यहाँ पे 2 सवाल और हैं, ये रही वो 2 सवाल और इनका उत्तर भी साथ में दिया गया है तो आप इनको हल कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। ग्राफ तो ऐसे पहले हमको सबसे ज़्यादा जो ग्राफ आ सकता है वो ये रहा। देखेंगे एक समान वेग से बढ़ता हुआ जब समय और विस्थापन में ऐसा तिरछा मिले तो वो एक समान वेग से गतिमान है, और ये घटते हुए वेग को दर्शाता है, ये बढ़ते हुए वेग को दर्शाता है। समय वेग ग्राफ में जब सीधी लाइन मिले तो कहेंगे कि ये एक समान वेग से गतिमान है, जब तिरछी लाइन मिले तो त्वरण के साथ वो गतिमान है। कहाँ से, ये त्वरित वेग से गतिमान है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि ये दिशा दर्शाता है कि यहाँ पे गति का जो त्वरण है वो असमान है, कभी यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और ये तो अनियमित तो है ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है, इसके बारे में पूछ लेता है आपसे। ये पूछता है कि यहाँ पे त्वरण बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये बताइए, और यहाँ पे त्वरण का स्थिति बताइए। तो यहाँ पे त्वरण 0 रहेगा क्योंकि ये एक समान वेग से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे त्वरण नहीं लग रहा है। तो ये रही बातें। और अब एक प्रश्न हल करेंगे जो इसी गति के समीकरण पे प्रयोग किया जाएंगे। गति के समीकरण मैंने आपको तीनों लिखवा दिए हैं, उस पे आधारित प्रश्न कह रहे कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि यही लगेगा, तो वो हमको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया था, सबसे पहले तो कहा गया कि कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। जब ये गतिमान अभी है तो ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, बस इतना सा। आगे दिया गया है कि उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है, तो इसमें जो त्वरण काम कर रहा है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। 11 मीटर चलने के बाद, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस हो गई, ये 2 था, वो क्या है 11 मीटर की है, और हमको ज्ञात करना है इसका अंतिम वेग क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इतना सिंपल सा काम था। 3 चीज़ें दी थी, हमने तीनों चीज़ों को लिख लिया है, और जो चीज़ हमको ज्ञात करनी है उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है।
अब तीनों फार्मूलों को हम यहाँ पे लिखेंगे, बारी बारी से समझेंगे और इसे आपको याद रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहाँ पे तो s है ही नहीं, तो s होने का इस सवाल का सूत्र का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। अगला जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s तो है जो दिया गया है 11 मीटर, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या नहीं है, t नहीं है जो बारी बारी से प्रयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो v का मान जो निकालना है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, जिसको हमको निकालना है। तो तीसरा सूत्र पे आ जाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये होता है। तो v हमारे पास निकालना है, u दिया गया है, a दिया गया है, s दिया गया है, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं u का मान क्या है 10 रखते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 रखते हैं, a का मान 2 है, s का मान 11 है, यहाँ पे v स्क्वायर है ही, ये 10 में 100 बनेगा, प्लस 11 दूनी है 5 दूनी है 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 144 बन गया। तो v स्क्वायर बराबर 144, तो v बराबर हो जाएगा 12 बराबर 144 होता है, तो 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। तो सूत्रों का प्रयोग आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे हर जगह पे आपको बस इसी बात का ध्यान देना है कि जो भी समीकरण है वो कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, हम कैसे इनका प्रयोग करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बस अभी यहाँ पे जो कुछ भी अपने पास गति में यानी मोशन में जो कुछ भी सवाल हैं बस इसी पर आधारित है, और इससे ज़्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ सवालें आपको दिखा दिया है और वो आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक, और इनको आपने हल ही कर लिया होगा। फिर भी जो क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उनको बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।